गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी स्टडीज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फाउंडेशन के जो लीगल फ्रेमवर्क्स है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, उसके रिगार्डिंग में हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में चैप्टर्स पूरा डिटेल में स्टडी किया। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ लॉ बिकॉज। एक सीए को लॉ के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? अगर आप कॉमनली सोचो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है, ऑडिटिंग से रिलेटेड होता है। तो नॉर्मल लॉ उसे क्यों जानना है, क्यों उसको रिक्वायरमेंट होगी एक सीए को एक रेगुलर लॉ के बारे में जानने के लिए? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कि ही हैज टू बी एक्सपर्ट इन लॉ। पहला ऑप्शन है कि उसे लॉ में एक्सपर्ट होना चाहिए। नहीं, ये नॉर्मली तो वकील को होना चाहिए, लॉयर को होना चाहिए, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा है ही हैज टू अर्ज इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो टैक्सेशन अथॉरिटी के पास जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस और दलीलें होती हैं वो केसेस टैक्सेस के मैटर में भी वो लॉयर ही जाते हैं, तो वहां पे सीए को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ही हैज टू एडवाइज मैनेजमेंट एंड क्लाइंट ऑन अ लीगल मैटर। उसे अपने लीगल मैटर्स में क्लाइंट को एडवाइज करना होता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो जनरली उससे रिगार्डिंग है, उस टॉपिक से रिगार्डिंग है, जैसे कि टैक्सेशन मैटर है। लेकिन कई बार हमारे क्लाइंट अलग अलग टाइम पे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उससे संबंधित कई बार हमें उनकी एडवाइजरी सर्विसेज देनी होती है, उन्हें गाइड करना होता है कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एग्रीमेंट करते वक्त उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो और चौथा पॉइंट है आपके पास नन ऑफ अबव। तो हमारा फाइनल आंसर होगा पॉइंट नंबर सी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को एडवाइस करना होता है मैनेजमेंट को और उनके क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स पे। तो ये फर्स्ट का थर्ड आंसर है, सी है। दूसरा क्वेश्चन है, which is the following is not a main source of law in India। पहले इसको क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेन सोर्स होता क्या क्या है। तो पहला मेन सोर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान प्राइमरी सोर्स है, वहीं से लॉ बनता है और वैसे भी अपने आप में भी एक तरीके से वो लॉ ही है। तो लॉ का मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा मैंने मेन सोर्स अपने डिटेल वीडियो में पढ़ाया है कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है, विधानसभा, लोकसभा और संसद, ये जो है ये कानून पास करते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गई, सोर्स ऑफ लॉ हो गई। और क्या सोर्स ऑफ लॉ है? तो मेन तो पार्लियामेंट हो गया, स्टेट असेंबली हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आपका क्वेश्चन जो है इसमें 4 ऑप्शन है, लीगल टेक्स्ट बुक, द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन ये मेन सोर्स ऑफ लॉ है और लीगल टेक्स्ट बुक नहीं है। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, कौन सा मेन सोर्स नहीं है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, लीगल टेक्स्ट बुक इज नॉट मेन सोर्स ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया वी फॉलो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले हम फेडरल सिस्टम को समझते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फेडरल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि राज्य और केंद्र सरकार जो है, उनके जितने भी हमारे देश में सरकार के पास शक्तियां होती हैं, उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टेट मैटर। ये वो मैटर्स होते हैं जिसमें सिर्फ राज्य सरकार के पास अथॉरिटी है। दूसरा है यूनियन मैटर, जिसमें वो मैटर्स होते हैं जिसमें केंद्र सरकार के अधीन शक्तियां हैं, कोई और कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जो होता है उसमें राज्य और केंद्र यानी स्टेट और यूनियन दोनों के पास अथॉरिटी होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों के पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना कर पाए, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कंट्री है। हमारे यहां केंद्र की पावर अलग है, राज्य सरकार की पावर अलग है। केंद्र की पावर हमारे पास हमारे देश में है विदेश से संबंधित फॉरेन मैटर्स जो हैं,
इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब फॉरेन, ये सब जो होते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉर्डर कंट्रोल है, ये सारी चीजें सेंटर के पास है। स्टेट के पास क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड, ये नॉर्मली स्टेट के पास होता है। कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, जो कॉमन लॉ, जनरल लॉ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भारत में फेडरल सिस्टम क्या है। तो पहला पॉइंट है ऑल पावर इज विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, पावर किसके पास? मैंने बताया स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के पास बताया, तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। दूसरा है पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हां, ये लग तो रहा है कि भाई पावर जो है केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा पॉइंट है ऑल द पावर इज विद द सेंटर। बिल्कुल नहीं, सेंटर के पास सारी पावर नहीं है। और चौथा है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ स्टेट्स। स्टेट के पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो नहीं, ये भी गलत है। तो हमारे पास थर्ड का जो आंसर है वो है बी। थर्ड में बी आंसर का मतलब ये हो गया कि पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर और स्टेट में। आपको बेसिक बात याद रखनी है, फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर स्टेट एंड सेंटर, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन द अनदर पावर। दूसरा जो है सेंटर जो है, वैसे भारत में अगर लॉ एंड ऑर्डर राज्य से नहीं संभलता तो केंद्र सरकार जाके राज्य सरकार को भंग कर सकती है, बट वो एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन। संविधान कब लागू किया गया था? ये तो सबको पता होना चाहिए। संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान लागू करने का डेट हो गया 1950, 26 जनवरी 1950। वैसे आपको बता दूं 1949 में आई थिंक 26 नवंबर था, उस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। फिफ्थ क्वेश्चन इज, पांचवा क्वेश्चन है द लॉ कंसर्न विद द वायलेशन ऑफ रूल। आपने कानून तोड़ा एंड पनिशेबल ऑफ द सेम इज कॉल्ड, और कानून आप तोड़ोगे तो आपको दंडित होना पड़ेगा। तो वो कौन सा लॉ है? दैट इज क्रिमिनल लॉ। वैसे आपको बता दूं, एक तो होता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, जमीन जायदाद के मामले होते हैं, वो सिविल लॉ होता है। और जिसमें हमने नियम तोड़ा है, किसी का मर्डर कर दिया है, किसी से लड़ाई कर ली है, तो ये सब जो केसेस होते हैं ये, या कोई लॉ जो पनिशेबल लॉ है। वैसे टैक्स लॉ भी पनिशेबल लॉ है और वो क्रिमिनल लॉ माना जाता है। क्रिमिनल लॉ में सजा होती है, जबकि सिविल लॉ में सिर्फ जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे संबंधित राइट, ऑब्लिगेशन डिटरमाइन होता है। तो यहां पे इसका आंसर है फिफ्थ का क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ अलग है, प्रॉपर्टी लॉ अलग है, तो फिफ्थ का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिविल लॉ। तो अभी मैंने बताया सिविल लॉ में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो वह सिविल लॉ है। तो पहला पॉइंट हो गया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यह सिविल लॉ है भाई। दूसरा है नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। भाई मैंने कोई सामान ऑर्डर किया, आपने नहीं दिया, आपने नहीं पहुंचाया समय पर, तो ये क्या हो गया? ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना ना आपने, तो ये भी सिविल लॉ है। तीसरा है ट्रैफिक ऑफेंस। अब मैं आपको बता दूं मैं कि जो ये ट्रैफिक का रूल मानना सबकी जिम्मेदारी है, और अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई रूल नहीं मानोगे और जो पनिशेबल रूल है तो वो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल ऑफेंस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और आखिरी है नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, तो ये भी सिविल लॉ है। आपने किसी को समय पर पैसा नहीं दिया तो ये सिविल लॉ है। टैक्स अगर नहीं दोगे तो क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। अगर आपने ट्रैफिक का ऑफेंस किया, वायलेशन किया उनके लॉ का, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिमिनल लॉ। तो सिक्स्थ का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन पार्लियामेंट इज कॉल्ड। पार्लियामेंट, संसद हमारी जो है लोकसभा और राज्यसभा, कानून बनने से पहले वहां पे सरकार या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बिल लेके आता है, और बिल जब लेके आता है तो पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है। डिस्कशन करने के बाद वो पार्लियामेंट में वो क्या होता है, मान लो कि वो पास हो गया, पास हो जाने के बाद वो एक्ट बन जाता है। तो जब वो पास होने के लिए आता है ना, प्रपोजल जब होता है तो उसे बिल कहते हैं। तो सेवंथ का आंसर है बिल सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
वित्त मंत्रालय का कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है? तो ये बात को समझने के लिए आपको ऊपर का फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो हमने चार्ट पढ़ा था वो एक बार आप देख रिकॉल कर लो, फिर ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट क्या है, पेज नंबर 1.8 पे। पेज नंबर 1.8 में क्या है, डिपार्टमेंट में है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, एंड आखिरी था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें कौन सा फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहला इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये तो है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट नहीं होता। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है ना, इट इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोर्ट कैन टेरिटोरियल लिमिट बेस्ड ऑन, जो कोर्ट है उसका जो क्षेत्र है वो कैसे डिटरमाइन होगा? तो अभी मैंने कहा था राज्य आधार पर हाई कोर्ट्स होते हैं, जिला के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो ये किन बातों पर निर्भर करता है? पहला पॉइंट है द लोकल लिमिट विद इन विच पार्टी रिजाइड। भाई दो लोगों के बीच में झगड़ा है, तो जिस इलाके में जो लोग रहते हैं क्या उसके ऊपर निर्भर करता है? कर सकता है। भाई मैं हूं, आप हो, हम दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उसका निपटारा कहां होगा? तो जहां हम रहते होंगे वहीं के लोकल कोर्ट में होगा। तो पहला पॉइंट सही लग रहा है। पॉइंट नंबर बी, जहां पे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ओके, मान लो कि आप पंजाब में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूं और प्रॉपर्टी हरियाणा में है, तो अब इसका जो निपटारा है, प्रॉपर्टी यूपी में है, तो इसका निपटारा कहां होगा? कौन से कोर्ट में होगा? तो यहां पे डिटरमाइन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर होगा सी, ईदर ए और बी। या तो जो लोग रहते हैं वहां पे, और नहीं तो जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे। तो ये सारे एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। दो ही क्वेश्चन इसमें गिवन है। पहला है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडियन जुडिशरी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो हमारे जो डिटेल वीडियोस है उसमें आप जाके देखो। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहां पे उसका इंपॉर्टेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो वैसी अपेक्स बॉडी है, टॉप मोस्ट बॉडी है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 7 मेंबर होते हैं, जिसकी कैपेसिटी जो है 34 मेंबर तक हो गया है। आज के डेट में 33 है, लेकिन आपकी बुक में 34 ही लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और उनके द्वारा दिए गए डिसीजन, जो जनरल डिसीजन होते हैं, वो एक तरीके से लॉ के रूप में काम करती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स बॉडी है और जिसमें 34 नंबर ऑफ जजेज हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अगर कोई व्यक्ति अपने उसके जो रिलीफ ले सकता है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा अंडर आर्टिकल नंबर 32। सेकंड पॉइंट है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट मैंने बताया था कि राज्य में होता है। द हाई कोर्ट ऑफ द अपील, हाई कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट है। देखो, अगर आपको अपील करना है किसी राज्य में, तो राज्य का टॉप मोस्ट जो अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट के पास है। एक राज्य का जो अपील करने का टॉप मोस्ट अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट है या यूनियन टेरिटरी का। दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट है, पंजाब में चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, यूपी में लखनऊ हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से द हाई कोर्ट हैज अपेलेट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एंड द सुपरविजन ज्यूरिडिक्शन, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आर्टिकल नंबर 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट किया हुआ है हाई कोर्ट के जो सुपरवाइजरी जो पावर है। एक्चुअली हाई कोर्ट बहुत बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, उसके ऊपर सिर्फ अकेली सुप्रीम कोर्ट है और राज्य के आधार पर टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, और देश के आधार पर देखा जाए तो उसके ऊपर एक और अथॉरिटी है, दैट इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 237 हमारे संविधान का जो है वो लिमिट करता है हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी पावर को। कोई भी व्यक्ति अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है। उससे संबंधित अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका उल्लंघन होता है तो आपको हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ। कानून से आप क्या समझते हो, लॉ क्या है, एंड ऑल्सो एलेबोरेट द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ लॉ।
तो पहले मैं प्रोसीजर बात कर लेता हूं। भाई कोई भी लॉ बनाने के लिए नॉर्मली क्या होता है, जो स्टेट असेंबली है राज्य के आधार पर, और जो देश में होता है वो हमारा पार्लियामेंट है। वहां पर एक मेंबर उसका बिल लेके आता है, डिस्कशन होती है, और डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होती है, और जो भी मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स चाहिए उससे ज्यादा अगर वोट मिल जाते हैं तो लॉ पास हो जाता है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद उसे नोटिफाई किया जाता है, और नोटिफाई करने के बाद वो एक तरीके से कानून लागू हो जाता है। अब सवाल उठता है कि मीनिंग ऑफ लॉ क्या है। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट। इस बात को समझो, गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन इंपोज किया है तो ही लॉ है। यानी गवर्नमेंट के अलावा कोई और आपके ऊपर ड्यूटीज डालता है तो लॉ नहीं हो सकता। मतलब ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन कौन डाले, गवर्नमेंट डाले। क्यों डाले, फॉर द सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। यानी इस डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में पढ़ो। पहला, लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज, दूसरा imposed by गवर्नमेंट, और तीसरा फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू अ सोसाइटी। तो इंडियन जो लीगल फ्रेमवर्क है इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं। हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड देश है, डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, रिलीजन, कास्ट, अलग अलग बेसिस पे। तो किसी तरीके से सोसाइटी में सबका वेलफेयर हो, सबको न्याय मिले, जस्टिस मिले, इस पर्पस से गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बनाई गई ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है दैट इज कॉल्ड द लॉ। यही लॉ का डेफिनेशन है, और मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं। प्रोसेस में आज पर आपकी जो आईसीआई का जो मटेरियल है उसमें क्या लिखा है, पार्लियामेंट में बिल लाया जाता है, डिबेट होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास कराया जाता है। पास कराने के बाद प्रेसिडेंट की साइन होती है, फिर बाद में उसे नोटिफाई किया जाता है, और उससे संबंधित अगर किसी और रूल्स वगैरह की जरूरत होती है तो सरकार उसे इशू करती है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लॉ जब पास किया जाता है तो उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन और इफेक्टिव डेट लिखा होता है। अगर इफेक्टिव डेट बाद का है तो लॉ आज पास हो गया, कानून तो बन गया, लेकिन लागू जो होगा वो हो सकता है नेक्स्ट डेट से लागू हो। तो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन। हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए आईसीआई के। थैंक यू वेरी मच।